नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नमस्कार, खंबागणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। और क्योंकि बहुत सारे लोग नए-नए जुड़ रहे हैं, तो मैं बीच-बीच में अविनाश भाई का इंट्रोडक्शन देती रहती हूँ। ही इज़ एन आईआईटीएन, ही इज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। नाम यूज़ नहीं करते सेफोलॉजिस्ट, बट जो इनकी प्रेडिक्शंस आती है ना नंबर्स की, वो बहुत एक्यूरेट होती है। पीछे बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करते रहे हैं और भी ग्राउंड पे जो लीडर्स जुड़े हुए हैं उनकी बहुत मदद करते हैं। उनके साथ इनका काफ़ी अच्छे लेवल पे टाई अप चलता है। आज का मुद्दा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। डीएमके के इल्लीगल अर्निंग मैकेनिज्म्स और अन्नामलई उसको कैसे ध्वस्त कर रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ के साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे आर.एन. रवि जो वहाँ के गवर्नर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, और इन तीनों की तिकड़म जिसमें वानखाड़े जी भी आते हैं, समीर वानखाड़े जी भी। अविनाश भाई, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी भाई। नमस्कार दोनों ही चैनल के दर्शकों को, आपको भी। देखिए, तमिलनाडु एक इस तरीके का राज्य बन गया है शुरू से, जब से वहां पे हिंदी भाषी, हिंदी विरोधी आंदोलन चला। उसके बाद पेरियार, फिर एम.के. स्टालिन के पिता करुणानिधि स्टालिन, ये सब बहुत सारा कुछ एक ताना बाना बुन करके वहां पे एक कब्जा किया गया। फिर उसके बाद एमजीआर का हो गया, चाहे वो जयललिता वाला पूरा ग्रुप एंड गैंग हो गया। तो ये वहां की जो पॉलिटिक्स है उसको उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स लोकल स्तर से चलती है। लोकल स्तर से चलने का मतलब, सबसे पहले तो उनकी पॉलिटिक्स में भाषा एक बड़ी चीज है। उसके बाद पेरियार ने बहुत सारा सनातन को लेकर के, इस तरीके की चीजों को लेकर के बातें की, तो एक वर्ग खड़ा हुआ। लेकिन जो सनातन से छिटक करके एक वर्ग खड़ा हुआ, वो वर्ग ऐसा नहीं था कि उसने अपना कोई नया कुछ चुन लिया। उसने नो डाउट कि तमिलनाडु प्राइड की बात की, लेकिन बड़ी मात्रा में कन्वर्जन हो गया उनका, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट थे। उनके पास कोई एक लेगेसी नहीं थी, कोई एक रिलीजियस व्यू नहीं था जिसके थ्रू वो जा सकते थे। तो वहां क्रिश्चियनिटी आया। क्रिश्चियनिटी और वामपंथ का एक बड़ा गंभीर गठजोड़ बना तमिलनाडु के अंदर। और इन लोगों ने वहां टारगेट किसको किया? सनातन में चूंकि ब्राह्मण सर्वोपरि। क्यों सर्वोपरि? क्योंकि वही धर्म से रिलेटेड सारे रूट को जो है वो गवर्न करता है, वही सारी चीजों को चलायमान करता है। तो ब्राह्मणों को लेकर के एक हिपोक्रेसी वहां हुई, पूरा एक माहौल बनाया गया, पूरा एक माहौल चला, और उसी तरीके से राजनीति वहां पे फ्लो करती रही। लेकिन इन सब सारी चीजों के आड़ में जो तमिलनाडु में होता रहा, वो बड़ा गंभीर था। आप किसी भी दौर में चले जाएंगे तो तमिलनाडु में ये सब चीजें बड़ी आम थी, विरोध करना, इस तरीके की चीजें करना। अब जो पैसा कहां से आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है इनके पास। देखिए, दो चीजें। कुछ दिन पहले अभी एक डीएमके फाइल्स नाम का एक डॉक्यूमेंट आया था। डीएमके फाइल्स के अंदर 1.34 लाख करोड़, मतलब 1,34,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और लीगल इनलीगल चीजों की बात की गई थी। और ये 13 सदस्यों के पास है डीएमके के। समझिएगा इसको, डीएमके के 13 नेताओं के पास 1,34,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, यह बड़ा सवाल है। उस पर तो आऊंगा कि कहां से आई, लेकिन 1,34,000 करोड़ और साथ के साथ 5 लोग इनके फैमिली के भी हैं उन 13 में से। किसके फैमिली के हैं? करुणानिधि के फैमिली के हैं। उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी शादियां किए थे, 3 या 4 शादियां किए थे संभवतः। तो अलग अलग इनके बच्चों के पास, इनके फैमिली के पास है। 2G स्पेक्ट्रम में भी इनका नाम आया। लेकिन एक नाम जो है वो हमेशा पर्दे के पीछे काम करता है। डीएमके के पास लोकल सैंड माइनिंग का और फिल्मों का, दोनों चीज का, इसका भी गठजोड़ है। पैसे को काला सफेद करने के लिए 2 बड़े पॉपुलर माध्यम है जिसका प्रयोग ये करते हैं। लेकिन उसमें करुणानिधि के ब्लड वाले परिवार से कोई नहीं है। उसमें एम.के. स्टालिन का दामाद है जिसका नाम है सबरीसन। सबरीसन ही इनलीगल माइनिंग, जो सैंड माइनिंग होती है उसका, और फिल्मों में काम करता है। अब फिल्मों में आप एक समझ लीजिए कि अगर कोई सनातन को लेकर के फिल्म बन रही है तो पैसा नहीं लगाता है। तो 2 चीजें, एक तो इनलीगल पैसा, किसके थ्रू? फिल्मों के थ्रू, और दूसरा क्या? सनातन पे भी प्रहार। मतलब दोनों चीजें, मतलब एक जो नैरेटिव है वो भी बिल्ड करना और प्लस पैसे भी बनाना। तो इस तरीके से एक बड़ा गठजोड़। और इसमें मदद कौन करते हैं? ईसाई मिशनरीज और वामपंथी, पूरा कॉकटेल है।
अगर आप पूरे नजदीक से समझेंगे तो उस कॉकटेल को पहली बार किसी सनातनी ने चुनौती दी है, तो उस व्यक्ति का नाम है अन्नामलाई। अच्छा, ये अन्नामलाई से क्यों डरे हुए हैं, जानती हैं क्यों? अन्नामलाई आईआईएम का पढ़ा हुआ है, अन्नामलाई आईपीएस रहा है, 10 साल नौकरी किया है, और अभी भी 40 साल से कम उम्र है। महत्वपूर्ण बात यह है, तो अन्नामलाई को टेक्निकलिटी पता है, इनके क्रिमिनल माइंडसेट के बारे में पता है, क्योंकि आईपीएस रहे हैं अन्नामलाई, और बहुत तेज तर्रार आईपीएस रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इस समय तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, एनर्जेटिक हैं, यंग है, और बोलने में भी एक्सपर्ट हैं, चीजों को रखने में भी एक्सपर्ट है, और तरीके से चीजों को करते हैं, इसलिए डरे हुए हैं। आप सोचिए कि पेरियार को तमिलनाडु के अंदर किसी की हैसियत नहीं थी चुनौती देने की, आप समझिएगा, और पेरियार को लेकर के इस तरीके से डीएमके ने पैसे के माध्यम से वामपंथी लेखक और इन सबों के माध्यम, देखिए पूरा गठजोड़ है गायत्री जी, जब तक इसको नहीं कोई समझेगा पूरे माहौल को नहीं समझ सकता है। आज स्थिति यह बनाने की कोशिश की गई कि अंबेडकर से बड़ा पेरियार हो गया इस देश में, आप समझिएगा इसको। और पेरियार की जो थ्योरी है वो सिर्फ यही थी कि सनातनियों को गाली दो, सिर्फ हिंदू विरोधी सनातनी विरोधी पूरी की पूरी थ्योरी है। और आज पेरियार के जो कर्म कुकर्म है वो तो इंटरनेट सर्च करके लोग पढ़ ही सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा दलित नेता, दलित चिंतक, शुभ चिंतक बताने की कोशिश की गई पेरियार को, हालांकि वो उतना स्थापित नहीं हो पाया कुछ इस तरीके के वामपंथी नैरेटिव में। अब वामपंथियों को क्यों चुना गया इसके लिए? क्योंकि वामपंथियों को की पूरे देश भर की जो यूनिवर्सिटी है और जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर कब्जा है, और एजुकेशनल सिस्टम में एक बार पेरियार को घुसा लिए तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे बताओ इतना बड़ा प्रोफेसर बता रहा है, इतना बड़ा टीचर बता रहा है, इतना बड़ा रिसर्च पेपर है, मैगजीन में छपेगा, दुनिया भर की चीजें। और कैसे टारगेट किया इसने? इसी इलीगल मनी के थ्रू। अब देखिए आज के हिंदी भाषी बेल्ट में पेरियार का कोई नाम नहीं था, आज के 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। सिंपली कोई स्कॉलर होता था तो जानता था तमिलनाडु मूवमेंट और इस सब सारी चीजों के बारे में। तो ये एक स्थिति, और पेरियार की विचारधारा से निकल करके एआईडीएमके का एक नेता अन्नादुरई, ये सब बने, जो इनको लेकर के भी लगातार अन्नामलाई ने हमले किए, और बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से एआईएडीएमके अलग हट गई, इसीलिए किसके लिए? सिर्फ अन्नामलाई के बोलने की वजह से। और बीजेपी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, हाँ अन्नामलाई पे दाव लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज अन्नामलाई सिरदर्द बना हुआ है, इसीलिए आप देखेंगे कि आरएसएस का पथ संचालन होता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है, और भी कोई गतिविधि होती है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। और एमके, अब देखिए ये पीढ़ीगत है, डीएमके पार्टी डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, और डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी नहीं, आप कह सकते हैं कि राजा राजवाड़ा वाला सिस्टम है, इसका बाप था, फिर ये है। अब इनको लग रहा है कि ये सत्ता को हिला दिया है। जब इनको लगा कि सत्ता को हिला दिया है तो इन्होंने क्या किया? सनातन के ऊपर उल जलूल बोलना, वामपंथी वहां पे संगोष्ठियां करवा रहे हैं, संगोष्ठी करके उदयनिधि स्टालिन को बुला रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन करा, इसको खत्म कर देंगे, इसको रैप्चर कर देंगे। अरे मुगल, अंग्रेज, हूड़ शक ये नहीं खत्म कर पाए, तेरी क्या हैसियत है 3 में ना 13 में? भाई तू खत्म कर देगा? कांग्रेस पार्टी से पूछना, 3 राज्यों में खत्म हो गई ना खत्म। अब एक नया नैरेटिव परसेप्शन इसके थ्रू बिल्ड किया जा रहा है कि साउथ और नॉर्थ को बांट दिया जाए, है ना? आपको लगता है बंटने वाला है? आप पिछले बार के लोकसभा सीट कितनी कांग्रेस को मिली थी या कितनी भाजपा को मिली थी, थोड़ा उसी से तय कर लीजिए भाई। क्षेत्रीय पार्टियों में तो नॉर्थ और साउथ नहीं है ना। नॉर्थ और साउथ की राजनीति की बात करेंगे तो कांग्रेस और भाजपा में ही करेंगे। तो बताइए कितनी सीटें पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जीती थी कांग्रेस और कितनी सीटें जीती थी भाजपा? और कांग्रेस है किस राज्य में? अभी ले देकर के तेलंगाना में आई है और कर्नाटक में आई है, केरल में है नहीं कांग्रेस सत्ता में, तमिलनाडु में है नहीं सत्ता में, आंध्रा में है नहीं सत्ता में। तो इतना घमंड क्यों भाई? और कर्नाटक में अभी कांग्रेस भाजपा सत्ता में थी कुछ दिन पहले, 14% वोट, 7% से 14% तेलंगाना में पहुंच गई है। और तमिलनाडु में तुम लोगों को ऐसी चुनौती मिल रही है कि तुम्हारी अकल ठिकाने लगी पड़ी है। भाई हमारा पूरा देश है, नॉर्थ वेस्ट साउथ सब हमारा है, इसमें बांटने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। सबका अपना रिचुअल है, सबका अपना कल्चर है, सबकी अपनी भाषा है, सब बोलते हैं, एक देश के तौर पे रहते हैं। तो ये स्थिति पहुंच गई है। अब
देखिए गाली भी दिया डीएमके के एक नेता ने, कल ही परसों 2-3 दिन पहले की बात है, जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो उसने क्या कहा कि गौमूत्र वाले राज्यों में भाजपा जीत गई। इसका बड़ा विरोध हुआ, बाद में उसने माफी भी और मांगा, वो भी असेंबली में। आप सोचिए, असेंबली में असेंबली के खड़ा अंदर। होकर। तो आप समझिए कि इस पे हालांकि माफी मांगा, वो उनको पता चल गया है कि भाई इसका गलत रिएक्शन होगा। आप ये बताइए कि 150 से भी कम सीटें आती हैं साउथ से, अगर साउथ वर्सेस नॉर्थ भी अगर इसको बना देंगे, मैं राजनीतिक परिपक्वता की बात कर लेता हूं, हालांकि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं, मैं पहले दर्शकों को बता दूं, पूरा देश हमारा है, इधर का हो उधर का हो सब, लेकिन अगर इन्हीं की पॉलिटिक्स की बात अगर कर ली जाए, इसको समझिएगा, ये बहुत गंभीर विषय है गायत्री जी। क्यों गंभीर है? मान लीजिए 150 से भी कम सीटें हैं दक्षिण राज्यों के पास, तो इसका मतलब है कि 400 सीटें उत्तर राज्यों के पास है, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट सब इसको इसमें मिला दिया जाए तो 400 वर्सेस 150 की लड़ाई में कहां टिकोगे? अगर ये लड़ाई भी बना रहे हो तो तुम बहुत समझदार हो ना, उनका दावा है कि हम लोग बहुत समझदार हैं, तो उन्हीं समझदारों से पूछता हूं कि जब तुम 150 वर्सेस 400 की लड़ाई बनाओगे तो तुम कहां टिकोगे? ये अपने आप में सोचने वाली बात। अब एक वहां पर एक नया थिंक टैंक है, क्योंकि ये 400 वर्सेस आपने 150 की जो बात की, जो बोल रहा है कि साउथ, स्पेशली तमिल में, ये पहले भी चलता रहा है, एलटीटी के टाइम पर भी चला था, आपको पता ही है, जो कि मिशनरीज ने स्पॉन्सर और फंड किया था। देर आस्किंग फॉर अ सेपरेट लैंड, सेपरेट कंट्री। इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं उनके थिंक टैंक में। जी देखिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बहुत एक तो सेना होना लेकर के और श्रीलंका में बैठा हुआ था एलटीटी वाला, तो वो तो नहीं कर पाया, तो ये लोग क्या कर पाएंगे? खैर ये तो बस मतलब वो है कि अपने लोगों को किस तरीके से उलझा करके रखा जाए। मैं एक दूसरी बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी में साउथ से कितनी सीटें मिली या नहीं मिली एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में या भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की चाहे नरेंद्र मोदी की, आप साउथ से भले लोकसभा ना हो, राज्यसभा से भी कितना पार्टिसिपेशन था? आप बताइए ना, निर्मला सीतारमण कहां से आती हैं? कौन है वो फाइनेंस संभालती हैं इस देश का। निर्मला सीतारमण को छोटी मोटी नहीं है कि ऐसे कोई मंत्री बना दिया उनको, फाइनेंस की पूरी व्यवस्था दे रखी है उनको। अच्छा बताइए, आज विदेश मंत्रालय की इतनी तारीफ हो रही है, एस जयशंकर कहां से आते हैं? मतलब सोचना चाहिए। आप बताइए वेंकैया नायडू कहां से आते थे, जो उपराष्ट्रपति भी बने इस देश के, भारतीय जनता पार्टी के एकदम रीढ़ की हड्डी थे, कहां से आते हैं वो? मैं बड़े नाम बता देता हूं जो तो इनको गलतफहमी है। और आप सोच लीजिए कि ये ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, स्वच्छ छवि के नेता हैं और ठसक से अपना काम करते हैं और अपने परफॉर्मेंस से अपना नाम कमाए हैं। निर्मला सीतारमण आज जो इंडियन इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आप मानेंगे कि वो एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, तभी तो है आज विदेश मंत्रा आज विदेशों में भारत की वाहवाही हो रही है या भारत के स्टैंड की तारीफ हो रही है, तो उसमें एस जयशंकर कितनी बड़ी कड़ी है। और मोदी जी ने नहीं सोचा कि एस जयशंकर काबिल हैं तो फिर लोकसभा चुनाव होगा तो टिकट देंगे, जीत के आएंगे तो देखेंगे, नहीं, काबिल व्यक्ति है, राज्यसभा से लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं, काबिल व्यक्ति की जरूरत है। तो ये है बातें। और भी बहुत सारे मंत्री हैं और भी बहुत सारे नेता हैं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपको कुछ की पॉइंट्स बताया। और वेंकैया नायडू तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से है। जयललिता के साथ गठबंधन था अभी भारतीय जनता पार्टी का, वहां गौड़ा साहब की पार्टी है, देवगौड़ा साहब की पार्टी, उसके साथ गठबंधन हो गया एनडीए का कर्नाटक के अंदर। आप बताइए, प्रधानमंत्री रहे ना वो देश के। तो ये कह देना कि इस तरीके की राजनीति है, उस तरीके की राजनीति है, ये राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। और डीएमके परेशान है, जानती है क्यों? अन्नामलाई ने चोट कर दी है सेंड वाले मैटर पे और फिल्म वाले मैटर पे। इनको लगता है कि एक बार खिसक गई सत्ता तो फिर भाई जो 1,34,000 करोड़ का घपला घोटाला है वो तो खुलेगा ही खुलेगा। इनके दो मंत्री जेल में है ना, किस लिए जेल में है? कैश फॉर जॉब स्कैम में जेल में है कि नहीं है? दूसरी चीज समझिए कि अभी से नहीं, 2G में इन लोगों का नाम था और भी तमाम तरीके के घोटाले में इन लोगों का नाम था। और नेक्सस कैसे काम करता है? मां सनातन की सबसे बड़ी पुजारी, बेटा गाली देता है,
पति सनातन को नहीं मानता, लेकिन मंदिर जाता है तो गाड़ी से उतर करके प्रणाम करते हुए मंदिर को जाता है ना। अविनाश भाई, यहाँ पे एक बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, और मैं, हाँ, ये जो भी आपने बताया, एक बहुत फनी बात बताती हूँ जो तमिलनाडु में हर किसी के मुंह पर रहता है। कहा जाता है एमके स्टालिन की जो पत्नी है, उन्होंने इतने पुण्य कमाए हैं कि उसकी वजह से ये बाप बेटा बचे हुए हैं। इतनी पूजा पाठ करती हैं, और माता रानी की सबसे ज्यादा करती हैं, मतलब सुबह शाम मंदिर जाती हैं, सोचिए जी। एक चीज और बता दो, अन्नामलाई एक यात्रा कर रहे हैं, एनमन एन मक्कल, मतलब मेरी भूमि मेरे लोग। उस यात्रा से सब इतने डरे हुए हैं ना, क्योंकि इतना रिस्पांस मिल रहा है, इतना रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस छोड़ दीजिए, जो गरीब लोग हैं या जो उस तरीके के लोग हैं, वो इतना भावुक हो जा रहे हैं अन्नामलाई को देख करके कि वो अपने जेब से 100-200 रुपया निकाल करके अन्नामलाई की जेब में डाल दे रहे हैं। कर तू अगर जैसे एक होता है सगुन के तौर पे, या जिसके पास जो है वो कहता है कि हाँ कोई अच्छा काम कर रहा है, चलो इसको कुछ दो, जो एक भावनात्मक ये चीजें हैं। इसको इसको 100-200-500 रुपए से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये जोड़ा जाना चाहिए कि भावनाएं कैसी हैं। इस वजह से ये लोग डरे हुए हैं, कह रहे हैं सनातन को रैप्चर कर देंगे। अरे हैसियत है किसी की सनातन को रैप्चर करने की? औकात नहीं है, ये समझ लीजिएगा, और किसी की औकात नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा गायत्री जी, 38 साल का अन्नामलाई है, और 33 साल के उम्र में इस देश में 4 पीठ स्थापित करके आदि गुरु शंकराचार्य चले गए। ओनली 33 ईयर ओल्ड। आप विवेकानंद को याद करिएगा, बहुत लंबा नहीं जिए। तो ये कह देना कि यंगस्टर को और यूथ को और इन लोगों को नहीं पता है चीजों के बारे में, तो ये उनकी गलतफहमी है। लोग जाकर के पढ़ेंगे, और इसी देश का इतिहास है कि मां के पेट से निकलने वाला वीर अभिमन्यु युद्ध में चला जाता है और 7 में से 6 द्वार तोड़ देता है। युद्ध नहीं जीतता, लेकिन उसको आज भी वीर अभिमन्यु कहा जाता है। क्यों? साहस की वजह से, उसने जो पराक्रम दिखाया उसकी वजह से। तो ये है भारत का इतिहास, ये है भारत के सनातनी लोग। शून्य पे विवेकानंद बोले 24 घंटा। ये भारत है, ये भारत लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहता है, भाइयों बहनों कहता है। और समझाया कि आदमी जेंटलमैन नहीं होता, औरत भी जेंटलमैन होती है। वो भी उसके पास भी दिमाग होता है। आपने कह दिया लेडीज, लेडीज मतलब केवल लेडीज, और पुरुषों के लिए कह दिया जेंटलमैन। उन्होंने कहा नहीं भाइयों बहनों। तो अन्नामलाई वही साबित होंगे। अन्नामलाई प्योर पॉलिटिशियंस नहीं है, आप इसको मान लीजिए। अन्नामलाई एक इतिहास रचने वाला व्यक्ति है वो, और वो रचेगा। मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं इस बात को। आप सिर्फ बीजेपी पॉलिटिक्स और प्रदेश अध्यक्ष तक उस व्यक्ति को सीमित मत रखिएगा। वो जो कूड़ा करकट बटोर रखा है ना इतने दिन से, उसकी सफाई करेगा यह व्यक्ति। जी, इनको योगी ऑफ साउथ तभी तो कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं क्योंकि आईपीएस रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का एंगल है क्योंकि जितनी ये पूजा पाठ करते हैं, सभी ने देखा किस तरीके से श्रीलंका गए थे, मंदिरों के भ्रमण किए और वापस आए। और तीसरा, इनमें वो फायर है, वो पॉलिटिकल एक्यूमेन भी है। तो इसे वेरी, क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो इनको इसीलिए योगी ऑफ साउथ कहा जा रहा है। बट मेरे पास जितने लोग आते हैं कहते हैं मैडम इनको योगी ऑफ साउथ मत करिए, इनको कहिए योगी प्लस मोदी प्लस अमित शाह, इनको 3 कॉम्बिनेशन मानिए, क्योंकि ये जिस तरीके से ये बंदा है और जिस तरीके से नींद हराम कर रखी है। अच्छा, इनके साथ 2 लोगों का नाम और जोड़ा जाता है और इन लोगों को ट्रायो कहा जाता है। दैट इज RN रवि जी, समीर वानखाड़े, और ये समीर वानखाड़े का ड्रग्स पे और इलीगल मनी सोर्सेस पे, क्योंकि वो रेवेन्यू सर्विसेज से आते हैं। RN रवि जी भी रिटायर्ड आईपीएस। तो अगर आप देखो जो पीछे कोयम्बटूर बम ब्लास्ट हुआ, ये बाकी चीजें, तो वो लोग तो इसको बोले थे गैस सिलेंडर फटा है बस, या पटाखे फटे हैं बस। तो फिर इन लोगों ने घुसकर निकाला कि ये तो सारा टेररिस्ट अटैक है और ISIS का मॉड्यूल चल रहा है यहाँ पर। जी अविनाश भाई। देखिए क्या होता है कि
जो डीएमके पार्टी वाले हैं या जो ये वामपंथियों का गठजोड़ है, वामपंथियों का गठजोड़ की एक और कथा है। अगर हिंदुओं और सनातनियों से कोई चीज नहीं जुड़ रही है तो ऐसे ही बोल दो कि बम नहीं फटा है, पटाखे फटे हैं, ऐसे फटे हैं, वैसे फटे हैं। क्योंकि जानते हैं क्या है, वोटर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सत्ता किस पे टिकी हुई है, इनकी व्यवस्था किस पे टिकी हुई है, सिर्फ वोट के ऊपर टिकी हुई है। और जहां तक राज्यपाल साहब की बात है, चीजों क्यों भेजा गया इनको, सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या कर लेंगे आप? मतलब क्या कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर देगा राज्यपाल को? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, धमकी दे देंगे, तो उससे चीजें व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन है ही इसीलिए कि वॉच हो क्या रहा है एग्जैक्टली, बाहर तो पता ही नहीं चलता है लोगों को। दूसरी एक चीज मैं और आपको मजेदार बताता हूं, एमके स्टालिन ने अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही अखिलेश यादव को बुलाया था चेन्नई, और बीपी सिंह की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ। समझिएगा, बीपी सिंह की, हाँ, तमिलनाडु विश्वनाथ में। प्रताप सिंह, हाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की अरे आदमकद ये मूर्ति कैसे हो का गया? अनावरण हुआ। और अखिलेश यादव उसमें पार्टिसिपेट किए थे, अखिलेश यादव को उसमें बुलाया गया था। बीपी सिंह को क्यों बुलाया गया था? बीपी सिंह को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने मंडल कमंडल वाली जब राजनीति चली थी तो उसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण की जो बात कही थी उस पर काम किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। ठीक, तो ये स्थापित करके, ये देखना, मतलब समाजवादी नेता है बीपी सिंह, उनकी मूर्ति लग गई साउथ में, स्टालिन ने लगवा, आज तक नहीं याद आया कभी, समझिएगा इसको। ठीक है, अखिलेश यादव बुलाए गए, अरे बहुत बड़ा जना मैसेज चला गया पूरे देश में, ये होगा वो होगा फलाना होगा ठिकाना होगा। तो ये भी एक पॉलिटिक्स चल रही है साउथ में। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं बीपी सिंह की अचानक से याद कैसे आ गई एम के स्टालिन को। जी नहीं नहीं, पीछे जब ये इंडी अलायंस की मीटिंग चल रही थी मुंबई में, तब याद है आपको, तब इन्होंने हिंदी में विज्ञापन छपवाने शुरू किए थे डीएमके ने उस टाइम पर। ये सब कई बार करेंगे। कई। जी। जॉर्ज सॉरोस पे आते हैं अविनाश भाई। हम्म, जी। देखिए, मैं आपको बताया ना, ये पूरा डेडली कॉम्बिनेशन है इन सबों का एक, जिसमें ईसाई मिशनरी, जार्ज सोरस, बाहर से फंडिंग, बाहर से पैसा, चीजें। अच्छा, जार्ज सोरस केवल सरकारों को अस्थिर करने के लिए थोड़ी पैसा लगाता है, वो तो खुले तौर पे बोलता है ना मोदी को हटाने के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। लेकिन जार्ज सोरस पैसा लगाता है कन्वर्जन के ऊपर भी। और आप जाइए, जिसको लगता है वो तमिलनाडु के बहुत सारे एरिया को घूम करके आए, कर्नाटक के बहुत सारे एरियो को घूम करके आए, बड़े पैमाने पे कन्वर्जन, बड़े पैमाने पे गायत्री जी, आपको सड़कों के किनारे चर्च दिखाई देंगे, चीजें दिखाई देंगी। अगर तुमको इतना ही कल्चर और चीजों से प्यार है, एक समय दे ना, एक थ्योरी प्रोड्यूस की गई फर्जी, वो प्रूफ हो गई है अब, लेकिन अभी भी वामपंथी और इस तरीके के लोग बात करते हैं। एक आर्यन और एक द्रविडियन इन्विजन की थ्योरी एक प्रोड्यूस की गई थी, इसमें फिर मूल निवासी निकल करके आया था। तो आर्यन को बताया गया कि आर्य बाहर से आए तो ऐसे वैसे फलाना ठिकाना, इतने साल पुराने उतने साल, वो थ्योरी फेल हो गई, पूरे विश्व में छप गई, लेकिन ये अभी भी उसी को गाते हैं। तो जब उस थ्योरी को लेकर के कि द्रविड़ अलग हैं, आर्य अलग हैं, इनसे हमारा नहीं मिलना, उनसे हमारा नहीं मिलना, तो हम एक सवाल पूछते हैं, पूरे साउथ इंडिया में भगवान शिव के, हनुमान जी के, बहुत सारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर हैं, और सबसे ज्यादा हैं, हजारों साल से हैं, वो कहां से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं? तमिल संगम के अंदर इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। और साउथ का आदमी देखिए, इधर का आदमी क्या कहता है कि भैया अब लड़की की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, सब सेटल हो गए, सब अब हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, गंगा नहाएंगे, बोलते हैं, आम है गंगा नहाना। साउथ में क्या बोलते हैं गायत्री जी? साउथ में बोलते हैं कि लड़की की शादी हो गई, लड़के की नौकरी लग गई, उसकी भी शादी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, अब हम जिम्मेदारी से मुक्त हैं, हम काशी दर्शन करेंगे। वाह। वहां के सनातनियों की एक आम धारणा है काशी दर्शन करना, वो गंगा स्नान नहीं बोलते, वो कहते काशी दर्शन को जाएंगे। ये कल्चर है।
इसी से डर है डीएमके को, और कुछ नहीं। और सोरस फोरस फंड वंड देकर क्या करेंगे, वो भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं इतना पैसा लगा रहे हैं राहुल गांधी, कुछ हो नहीं रहा है। 140 करोड़ के देश में पागल बैठे हुए हैं, तुम 2-4 हजार करोड़ रुपया भेज दोगे उससे चुनाव पलट जाएगा। इसको पाकिस्तान समझ रखा है कि लीबिया और सीरिया समझ रखा है। ये ना पाकिस्तान है, ना लीबिया सीरिया, और ना अमेरिका है। ये अमेरिका भी नहीं है भारतीय डेमोक्रेसी, जहां पे ट्विटर और मीडिया बैठ करके प्रभावित कर लेगी डेमोक्रेसी को। ना ना ना, गलत फहमी मत पालना, कुत्ते बिल्ली भैंस बकरी सब पाल लेना भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में। जी 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 थैंक यू अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मजा आया आपसे बात करके। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर डॉक्टर अविनाश जी का चैनल, द की फैक्ट यूट्यूब चैनल एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। उधर के सब्सक्राइबर्स इधर लाइक और सब्सक्राइब करें, और उधर के सब्सक्राइब इधर वाले उधर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।